गुस्सा, डर, ओवरथिंकिंग, जलन, एंजाइटी। कभी-कभी ऐसा लगता है ना कि ये भावनाएं हमारी जिंदगी की ड्राइवर सीट पे बैठी हैं और हम बिल्कुल बस पीछे बैठे यात्री हैं। बिल्कुल। और सवाल ही उठता है कि क्या हम अपनी भावनाएं हैं या हमारे पास भावनाएं हैं। हाँ, यही सवाल। ये सुनने में बहुत छोटा सा फर्क लगता है, लेकिन मुझे लगता है इसमें एक बहुत बड़ा राज छुपा है। बिल्कुल। आज हम इसी राज की परतों को खोलने की कोशिश करने वाले हैं और इसके लिए हमारे पास एक बेहतरीन गाइड है, थिब्बॉट मरीसे की किताब मास्टर योर इमोशंस। बहुत ही प्रैक्टिकल किताब है ये। तो आज की हमारी कोशिश यही समझने की होगी कि भावनाओं का गुलाम बनने के बजाय उनका मालिक कैसे बना जाए। चलिए शुरू करते हैं। चलिए। अच्छा, तो सबसे पहले एक बहुत ही चौंकाने वाली बात से शुरू करते हैं, जो इस किताब की एक तरह से नींव है। हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन हमें खुश रखने के लिए डिजाइन ही नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। उसका पहला और सबसे जरूरी काम है हमें जिंदा रखना, सर्वाइवल। और इसी वजह से हमारे अंदर एक नेगेटिविटी बायस होता है। हाँ, ये एक तरह की आप कह सकते हैं डिफॉल्ट सेटिंग है। किताब में लेखक एक बहुत जबरदस्त उदाहरण देते हैं। कौन सा? सोचिए, कोई लेखक है, उसे अपनी किताब के लिए 50 5 स्टार रिव्यू मिलते हैं। हम्म सब तारीफ कर रहे हैं। हम्म लेकिन फिर एक 1 स्टार रिव्यू आता है। अब कायदे से तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना? 50 के सामने एक। पर होता क्या है, उस लेखक का पूरा ध्यान उसी एक नेगेटिव रिव्यू पर अटक जाता है। बाकी के 50 अच्छे रिव्यू जैसे बेकार हो गए। बिल्कुल। क्योंकि हमारे पूर्वजों के लिए हजारों साल पहले नेगेटिव चीजों पर ध्यान देना जिंदगी और मौत का सवाल था। एक मीठा फल खाने से चूक गए तो कोई बात नहीं, कल मिल जाएगा। लेकिन अगर एक जहरीले सांप को नजरअंदाज कर दिया तो फिर कोई कल नहीं होगा। तो हमारा दिमाग आज भी उसी पुराने सॉफ्टवेयर पर चल रहा है। वो खतरे को, नेगेटिविटी को ज्यादा तवज्जो देता है। इस सर्वाइवल मैकेनिज्म को पढ़कर मेरे मन में एक सवाल आया। इसका हमारी रोजमर्रा की भावनाओं जैसे गुस्से या दुख से क्या लेना देना है? यहाँ तो कोई जहरीला सांप है नहीं। बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ यहाँ सांप की जगह ले लेता है हमारा ईगो, हमारा अहंकार। ईगो। हाँ, किताब के मुताबिक ईगो वो पहचान है, वो कहानी है जो हमने अपने बारे में पूरी जिंदगी बनाई है। मैं कौन हूं, मेरा नाम, मेरी नौकरी, मेरी समस्याएं, ये सब मिलकर हमारी ईगो की कहानी बनाते हैं। तो क्या ईगो ही वो आवाज है जो हमारे अंदर कहती है मेरी बेइज्जती हो गई? बिल्कुल सही पकड़ा। ईगो हमारा पर्सनल स्टोरी टेलर है और वो अपनी कहानी का हीरो बना रहना चाहता है। वो जो 1 स्टार रिव्यू था ना, हाँ। वो उस लेखक की मैं एक अच्छा राइटर हूं वाली कहानी पर एक हमला था। इसीलिए ईगो भौंकला जाता है। जब कोई ट्रैफिक में हमें कट मारता है तो गुस्सा सिर्फ उस बात पर नहीं आता, बल्कि इस बात पर कि मेरी बेइज्जती कैसे हुई, मुझे किसी ने कम कैसे समझा। वो चोट ईगो पर लगती है। एग्जैक्टली। तो अगर भावनाएं इस ईगो और हमारे पुराने दिमागी सॉफ्टवेयर से जुड़ी हैं, हम्म, तो इसका मतलब ये है कि वो स्थायी नहीं है, वो बदल सकती हैं। यही तो सबसे जरूरी बात है। भावनाएं स्थायी नहीं हैं, वो आती जाती रहती हैं, बिल्कुल मौसम की तरह। मौसम की तरह। हाँ, किताब कहती है कि हम मौसम नहीं हैं, हम वो आसमान हैं जिसमें ये मौसम बदलते रहते हैं। आज दुख के बादल हैं तो कल खुशी की धूप भी खिलेगी। लेकिन दिक्कत तब होती है जब हम खुद को उस बादल से जोड़ लेते हैं। बिल्कुल। और भावनाओं में एक चुंबकीय शक्ति होती है, एक मैग्नेटिक पावर, जो उन्हें हमसे चिपका देती है। अच्छा। हाँ, किताब इसके लिए एक बहुत काम का फॉर्मूला देती है। व्याख्या प्लस पहचान प्लस दोहराव बराबर एक मजबूत भावना। इंटरप्रिटेशन, आइडेंटिफिकेशन, रेपिटिशन। हाँ, ये वो 3 कदम हैं जो किसी छोटी सी भावना को एक बड़े इमोशनल तूफान में बदल देते हैं। तो मतलब ये है कि हम सिर्फ दुखी महसूस नहीं करते, हम अनजाने में रोज उस दुख को बनाने का काम कर रहे हैं। ये फॉर्मूला तो एक तरह से हमारे इमोशनल दुष्चक्र की रेसिपी है। एग्जैक्टली। ये उस लूप का ब्लूप्रिंट है जिसमें हम फंस जाते हैं। और अच्छी खबर यह है कि अगर हम इस रेसिपी को समझ जाएं तो हम इसे बदल भी सकते हैं। हाँ, ठीक है, तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, इस दुष्चक्र को तोड़ा कैसे जाए। चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, व्याख्या। किताब कहती है कि कोई भी घटना अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। हम उसे क्या मतलब देते हैं, सारा खेल उसी का है। इसका कोई उदाहरण है? इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है बारिश का। एक किसान के लिए जिसकी फसल सूख रही है, बारिश एक वरदान है, जश्न का मौका है। बिल्कुल। लेकिन उसी शहर में एक परिवार जो पिकनिक पर जाने की तैयारी कर रहा था, उसके लिए वही बारिश एक आफत है। एग्जैक्टली। घटना एक ही है, बारिश,
लेकिन दोनों की व्याख्या ने उनकी भावनाओं को जमीन आसमान का फर्क दे दिया। तरफ तबाही लग सकता है। तो दूसरी तरफ एक नया करियर शुरू करने का मौका भी हो सकता है। सारा खेल नजरिए का है। ठीक है, तो ये हुआ व्याख्या। अब फॉर्मूला का दूसरा कदम है पहचान को तोड़ना, मतलब भावनाओं से अलगाव। हाँ, उनसे एक दूरी बनाना। इसका सबसे आसान तरीका है अपनी भाषा को बदलना। भाषा को बदलना कैसे? मैं दुखी हूँ कहने के बजाय अगर हम सोचें या कहें कि मैं दुख की भावना को महसूस कर रही हूँ, तो एक फासला बन जाता है। अच्छा, पहले वाक्य में आप और दुख एक ही हैं, दूसरे में आप वो हैं जो दुख को देख रहा है। बिल्कुल। ये छोटा सा बदलाव बहुत गहरा असर डालता है। ये सुनने में तो बहुत पावरफुल लगता है, पर क्या इसे करने का कोई प्रैक्टिकल तरीका भी है? हाँ, किताब में द सेडोना मेथड नाम की एक बहुत ही सरल तकनीक बताई गई है। द सेडोना मेथड। ये भावनाओं को पकड़कर रखने के बजाय उन्हें जाने देने का एक 5 स्टेप प्रोसेस है। ओके, बताइए। पहला, अपनी किसी एक भावना पर पूरा ध्यान लगाएं। दूसरा, पूरी ईमानदारी से खुद से पूछें, क्या मैं इस भावना को जाने दे सकता हूं? तीसरा, फिर पूछें, क्या मैं इसे जाने दूंगा? चौथा, फिर पूछें, कब? और इसका जवाब हमेशा होता है अभी। अभी। और पांचवा, इस प्रक्रिया को तब तक दोहराएं जब तक वो भावना हल्की ना महसूस होने लगे। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में जब कोई बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, तो क्या वो सच में रुक कर खुद से ये 5 सवाल पूछ पाता है? ये थोड़ा ज्यादा आसान नहीं लगता? आपका शक जायज है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि एक बार किया और भावना गायब। इन सवालों का मकसद उस भावना को तर्क से चुनौती देना नहीं है। तो फिर क्या है मकसद? मकसद है अपने मन को बार बार ये एहसास दिलाना कि आप उस भावना से अलग हैं और आपके पास उसे रखने या जाने देने का एक विकल्प है। ये एक तरह से उस भावना पर हमारी पकड़ को ढीला करने की एक मानसिक कसरत है। अच्छा, तो ये एक मसल की तरह है, जितना इस्तेमाल करेंगे उतना मजबूत होगा? बिल्कुल, ये जाने देने वाला मसल है। हाँ, समझ गई। तो ये नेगेटिव भावनाओं से निपटने की बात हुई, लेकिन पॉजिटिव भावनाओं को कैसे बढ़ाया जाए? हाँ, किताब हमारे मन को कंडीशन करने की बात करती है। जैसे हम शरीर को जिम में कंडीशन करते हैं, Yes. वैसे ही मन को भी कर सकते हैं। एफर्मेशंस के जरिए? हाँ, पॉजिटिव एफर्मेशंस। लेकिन इसमें एक बहुत जरूरी नियम है, हमेशा वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करें। ऐसा क्यों? मैं शर्मीला नहीं रहूंगा कहने में क्या हर्ज है? क्योंकि जब आप कहते हैं मैं शर्मीला नहीं हूं, तो आपका दिमाग शर्मीला शब्द पर फोकस करता है। दिमाग नहीं को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाता। अच्छा। बेहतर है कि आप वो कहें जो आप बनना चाहते हैं। मैं आत्मविश्वासी हूं। जब आप इसे वर्तमान काल में कहते हैं, तो आप अपने दिमाग को एक कमांड दे रहे हैं कि यह एक मौजूदा सच्चाई है। और किताब में सिर्फ सोचने पर ही नहीं, बल्कि हमारे शरीर, हमारी बॉडी लैंग्वेज पर भी बहुत जोर दिया गया है ना? हाँ, और ये बहुत ही फैसिनेटिंग है। किताब में सोशल साइकोलॉजिस्ट एमी कडी के एक बहुत मशहूर शोध का जिक्र है। वो पावर पोज वाली स्टडी। हाँ, वही। उन्होंने पाया कि सिर्फ 2 मिनट के लिए हाई पावर पोज में खड़े होने से, जैसे हाथ कमर पर रखकर या किसी सुपर हीरो की तरह, हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन, जो कॉन्फिडेंस से जुड़ा हार्मोन है, वो बढ़ जाता है और तनाव वाला हार्मोन कॉर्टिसोल घट जाता है। मतलब आपका शरीर आपके मन की केमिस्ट्री को बदल सकता है। ये दिलचस्प है, लेकिन मैंने सुना है कि इस रिसर्च पर कुछ बहस भी हुई है। आपने सही कहा, इस स्पेसिफिक स्टडी के कुछ हिस्सों पर अकादमिक बहस हुई है, लेकिन किताब का बड़ा पॉइंट सिर्फ इस एक स्टडी पर नहीं टिका है। बड़ा आइडिया है माइंड बॉडी कनेक्शन का। अच्छा। और इसका एक और जबरदस्त उदाहरण लेखक डेविड के रेनॉल्ड्स का है। सोचिए, एक इंसान ने एक एक्सपेरिमेंट के लिए सिर्फ जानबूझकर अपने कंधे झुकाए, चेहरा लटकाया, धीरे धीरे चलना शुरू किया, और कुछ ही हफ्तों में उसे सच में क्लिनिकल डिप्रेशन के लक्षण दिखने लगे। बिना किसी बाहरी वजह के, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से। सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से। और फिर जब उन्हें इससे बाहर निकलना था, तो उन्होंने इसका ठीक उल्टा किया। उन्होंने खुद को जबरदस्ती सीधे चलने, मुस्कुराने और फिजिकली एक्टिव होने के लिए मजबूर किया, और वो धीरे धीरे उस डिप्रेशन से बाहर भी आ गए। कमाल है। ये दिखाता है कि हमारा शरीर हमारे दिमाग को उल्लू बना सकता है, अच्छे के लिए भी और बुरे के लिए भी। बिल्कुल। ठीक है, तो हमने भावनाओं को समझने और उन्हें बदलने के तरीके समझे, लेकिन किताब में एक और बहुत दिलचस्प आइडिया है जो कहता है कि शायद हमें नेगेटिव भावनाओं को बदलना ही नहीं चाहिए। हाँ। क्या हो अगर ये हमारे दुश्मन नहीं बल्कि हमारे गाइड हो? ये एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव शिफ्ट है। किताब कहती है
कि जैसे शारीरिक दर्द हमें बताता है कि शरीर में कहीं कुछ गड़बड़ है, वैसे ही इमोशनल दर्द शायद हमें ये बता रहा है कि हमारे विचारों में, हमारी जिंदगी में कुछ बदलने की जरूरत है। भावनाएं एक तरह के सिग्नल्स हैं, एक मैसेज। किताब में जलन यानी जेलसी का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। लेखिका सुजैन केन, वो एक वकील थीं। उन्हें कभी भी दूसरे सफल वकीलों से जलन नहीं होती थी, लेकिन जब वो किसी सफल लेखक या मनोवैज्ञानिक के बारे में पढ़ती थीं, तो उन्हें बहुत जलन होती थी। अच्छा। और सालों तक वो इस भावना से परेशान रहीं, जब तक उन्हें ये एहसास नहीं हुआ कि उनकी जलन असल में एक कंपास है। वो उन्हें बता रही थी कि उनका दिल कहाँ होना चाहता है। मतलब उस जलन ने उन्हें ये समझने में मदद की कि वो असल में गलत करियर में हैं। बिल्कुल। और बाद में वो एक बहुत सफल लेखिका बनी। तो जो भावना उन्हें सालों तक खाई जा रही थी, वही उनके लिए सबसे बड़ी गाइड बन गई। ये तो कमाल का नजरिया है। जलन को एक दुश्मन की तरह देखने के बजाय एक गाइड की तरह देखना। और एक और बहुत आम भावना है, खुद को काबिल ना समझना, जिसे इम्पोस्टर सिंड्रोम भी कहते हैं। हाँ, ये तो बहुत लोगों को महसूस होता है। किताब में बताया गया है कि मेरिल स्ट्रीप और जोडी फॉस्टर जैसी महान अभिनेत्रियां भी ऑस्कर जीतने के बाद ऐसा महसूस करती थी जैसे जैसे वो इसके लायक नहीं है। तो अगर मेरिल स्ट्रीप भी ऐसा महसूस कर सकती हैं, तो हम और आप क्या चीज़ है? पर इसका मुकाबला कैसे करें? किताब एक बहुत ही सरल उपाय बताती है, विन लॉग बनाना। हाँ, यानी रोज अपनी छोटी छोटी सफलताओं या जीतों को लिखना। और ये बहुत छोटी चीजें हो सकती हैं, जैसे आज मैं समय पर उठी। हाँ, या मैंने आज हेल्दी नाश्ता किया, या मैंने वो मुश्किल कॉल कर ही लिया। लेकिन क्या आज मैं समय पर उठी लिखने से वाकई में नॉट गुड इनफ वाली उस बड़ी और गहरी भावना का मुकाबला हो सकता है? ये थोड़ा थोड़ा छोटा नहीं लगता उसके सामने? आपका सवाल बिल्कुल सही है। ये एक दिन में काम नहीं करता। इसका मकसद है कंसिस्टेंसी। याद है हमने शुरू में नेगेटिविटी बायस की बात की थी? हाँ, कि हमारा दिमाग नेगेटिव चीजों को ढूंढता है। बिल्कुल। विनलॉग बनाना उस डिफॉल्ट सेटिंग को बदलने की ट्रेनिंग है। रोज छोटी छोटी पॉजिटिव चीजें लिखने से हम अपने दिमाग को मजबूर करते हैं कि वो उन चीजों को भी नोटिस करे जो अच्छी हैं। ये धीरे धीरे हमारे सोचने के पैटर्न को बदलता है। समझ गई, ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है, कोई क्विक फिक्स नहीं। बिल्कुल। और आजकल की जिंदगी में तनाव और चिंता का क्या, ये तो शायद सबसे आम भावनाएं हैं। इनसे निपटने के लिए किताब क्या कहती है? इसके लिए किताब एक बहुत ही प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देती है। अपनी सारी चिंताओं को एक कागज पर लिखें और उन्हें 3 श्रेणियों में बांटें। 3 श्रेणियां? पहली, वो चीजें जिन पर आपका पूरा नियंत्रण है, जैसे आपकी कोशिश, आपके एक्शंस। दूसरी, वो चीजें जिन पर आपका कुछ नियंत्रण है लेकिन पूरी तरह नहीं, जैसे किसी एग्जाम का नतीजा। आप तैयारी कर सकते हैं, पर नतीजा कई और बातों पर भी निर्भर करता है। सही। और तीसरी, वो चीजें जिन पर आपका जरा भी नियंत्रण नहीं है, जैसे ट्रैफिक जाम, मौसम, या दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये बंटवारा करने से तो ये एकदम साफ हो जाता है कि अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है। जिन पर नियंत्रण नहीं है, उनके बारे में चिंता करना तो अपनी मानसिक ऊर्जा को नाली में बहाने जैसा है। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा एंग्जाइटी उस दूसरी कैटेगरी में होती है जहां हमारा थोड़ा कंट्रोल होता है। वहां किताब का सुझाव है कि अपना पूरा फोकस सिर्फ उस हिस्से पर रखो जो तुम्हारे कंट्रोल में है, यानी प्रोसेस पर, ना कि नतीजे पर। आप अपना बेस्ट एफर्ट दो और फिर नतीजे को जाने दो। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें, तो सार यही निकलता है कि हम अपनी भावनाएं नहीं हैं, हम उन भावनाओं को देखने वाले हैं, उनके साक्षी हैं। किताब में कहा गया है कि भावनाएं मेहमान की तरह हैं, जो आती हैं और चली जाती हैं। और हम वो घर हैं जो हमेशा बही रहता है। हाँ, उन्हें आने देना, उन्हें महसूस करना और फिर उन्हें जाने देना, बिना उनसे चिपके। शायद यही भावनाओं को मास्टर करने का असली मतलब है। बहुत अच्छे से कहा आपने। और अंत में एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं। किताब हमें सिखाती है कि भावनाओं से लड़ना या उनसे भागना नहीं है, बल्कि उन्हें समझना है। तो अगली बार जब कोई नेगेटिव भावना जैसे गुस्सा, डर या उदासी आए, तो उसे दबाने के बजाय अगर एक पल रुककर उससे बस ये पूछा जाए, तुम मुझे क्या सिखाने आए हो, तो क्या होगा? शायद उसका जवाब हमें हैरान कर दे। शायद हमें अपने बारे में कुछ ऐसा बता दे जो हम पहले नहीं जानते थे। अगर यह वीडियो आपके दिल को थोड़ा सा भी छू गया हो, तो कमेंट में अपनी भावना जरूर लिखिए। आपकी एक लाइन हमें और बेहतर करने की ताकत देती है। ऐसी ही दिल को छू जाने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कभी कोई वीडियो मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन जरूर दबाएं।